आज हम लोग कोलाइड जो हम लोग का टॉपिक है पृष्ठ रसायन में उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। तो कोलाइड का जो गुण है कोलाइड हम लोग ने पढ़ा के कोलाइड हमारे मतलब क्या कह सकते हैं, कोलाइड जिसका कण को जो दो माध्यम में, एक परिक्षेपण माध्यम कहलाता है, एक परिक्षेपित प्रावस्था, दो माध्यम के मिले विसमांगित तंत्र प्राप्त होता है। जैसे परिक्षेपित प्रावस्था का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोलाइड का प्रकार पढ़ा था, कोलाइड का वर्गीकरण हम लोगों ने किया। कोलाइड का वर्गीकरण तुम्हारा हो गया, तुमको 8 जो है भौतिक अवस्था का आधार पर 8 भागों में बांटा जा सकता है। उसके आधार पर उसके बाद तुमको था उसका तुमको द्रवरागी द्रव विरागी कोलाइड, जो कि अन्योन्य बल के आधार पर किया गया। फिर कण के प्रकृति के आधार पर तुमको 3 भाग में कोलाइड को बांटा गया था। फिर कोलाइड हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका निर्माण का क्या विधि है, उसको किस प्रकार हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, इन सबों को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोलाइड का गुण धर्म के बारे में, कोलाइड के क्या क्या गुण होते हैं। और इस लेक्चर में और भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले गुण का जो है तुमको तो गुण है, तो कोलाइड का गुण एक जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे अनुसंख्यक गुण, जो बिलियन चैप्टर में पढ़े होंगे। पहला गुण में तुम्हें है अनुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं अनुसंख्यक गुण। तो कोलाइड जो है तुमको, कोलाइड के कण का आकार बिलियन के कण के आकार से बड़ा होता है। तो समान अगर हम लोग सांद्रण में रखेंगे तो जाहिर है कि बिलियन में तुमको जो है कण की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समान सांद्रण बिलियन के कण का आकार छोटा है और कोलाइड के कण का आकार बड़ा है। जैसे एक समान सांद्रण, एक समान द्रव्यमान अगर आप डालते हैं किसी बिलियन में, तो उसमें कण की संख्या ज्यादा होगी कंपेरिजन टू कोलाइड के। तो इसलिए और जो अनुसंख्यक गुण होता है वो कण के संख्या के समानुपाती होता है। तो जाहिर है कि बिलियन में जो है तुमको अनुसंख्यक गुण जिसमें 4 होते हैं, जो 4 अनुसंख्यक गुण हम लोगों ने पढ़ा होगा। द्रव का आपेक्षिक अवनमन, द्रव का जो है तुमको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बिलियन का वाष्प दाब का कह सकते हो, आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब, ये सब अनुसंख्यक गुण के नाम है। तो ये गुण जाहिर है कि बिलियन के तुलना में इसमें जो है कोलाइड में तुमको अनुसंख्यक गुण कम दर्शाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं एक लाइन में। बिलियन के कण का आकार, बिलियन का कण कोलाइड कण से छोटा होता है, इसलिए समान सांद्रण के लिए बिलियन, समान सांद्रण के लिए कोलाइड बिलियन की तुलना में कम अनुसंख्यक गुण प्रदर्शित करता है, कम अनुसंख्यक गुण प्रदर्शित करता है। तो कोई भी तुमको जो है चारों जुताई करता है, मतलब कि जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कम होगा अगर समान सांद्रण रखिएगा, क्योंकि कोलाइड का कण का आकार बड़ा है तो कोलाइड का कण का संख्या घट जाएगा बिलियन के कण की संख्या के आधार पर। और अनुसंख्यक गुण निर्भर करता है कण के आकार, कण की संख्या पर। दूसरा नंबर है तुमको इसमें टिंडल प्रभाव। ये तुमको बिलियन और कोलाइड में विभेद करने का, यह बिलियन में तुमको जो कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बिलियन के कण नहीं कर पाते हैं। जबकि बिलियन के कण प्रकीर्णन प्रदर्शित नहीं करते, बिलियन के कण प्रकीर्णन प्रदर्शित नहीं करते। जैसे इसका एक उदाहरण है, जैसे दूध एक कोलाइड का उदाहरण है।
तो दूध में अगर हम लोग क्या करेंगे, दूध के अगर तुमको दूध में जैसे कि एक दूध का दूध है यहाँ पर, तो दूध अगर यहाँ पर है इस बर्तन में, तो दूध अगर इस बर्तन में है तुमको, और इसको अगर कोई लाइट इधर से पास कराए ऐसे, तो लाइट इधर से पास कराएंगे तो देखोगे तुमको इधर की तरफ, और डार्क हो दूं तो लाइट इधर पर, ये जो तुमको इधर का दूध तो इधर से देखेगा, कोई इस साइड से देखेगा, इधर से ये मतलब दिखेगा, प्रकाश दिखेगा। और अगर साथ साथ इस इधर से भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहां से भी लंबवत जो होगा तुमको, यहां से भी देखने पर ये ब्लू कलर का नजर आता है, यहाँ पर ब्लू कलर नीला रंग दिखेगा इधर से लंबवत दिशा में देखने पर। लेकिन अगर यही बिलियन रहेगा तो नीला दिशा इधर से देखने पर, इधर तो पारदर्शक नजर आएगा पार, लेकिन ऊपर से देखने पर बिल्कुल अंधेरा नजर आएगा। तो ये बात तुमको दोनों में अंतर समझ लो कि अगर तुमको ये दूध है जैसे, या तुमको कोई भी कोलाइड हो, दूध जैसे कोलाइड का एक उदाहरण है, तो अगर जो प्रकाश जिस दिशा में प्रकाश डाल रहे हैं उस दिशा में तो यह पारदर्शक नजर आएगा दोनों में, बिलियन में भी और कोलाइड में भी। लेकिन जब लंबवत दिशा से देखेंगे तो जब प्रकाश जो है तुमको कोलाइड के कण प्रकाश का क्या करते हैं, सब दिशा में परिक्रमण कर देंगे, तो लंबवत दिशा में भी रंग दिखाई पड़ेगा कोलाइड में, लेकिन प्रकाश दिखाई पड़ेगा, लेकिन बिलियन में यह नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका जो अध्ययन करने का जो फैराडे ने इसका अध्ययन किया था, और इसको टिंडल ने और भी अधिक बेहतर ज्यादा अध्ययन किया, इसलिए इसको हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश के कण का क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, तो यह तुमको टिंडल प्रभाव कराएगा। तो टिंडल प्रभाव में यही हुआ कि प्रकाश के कण का क्या कर देते हैं, परिक्रमण करते हैं। तो ये तुम्हारा जो है प्रकाश के कण का, ये प्रकाश का ये क्या करेंगे, परिक्रमण करते हैं। तो ये परिक्रमण जबकि बिलियन के कण ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब तुमको जहां तक रहा, जैसे कि दूध का केस है, दूध में तुमको क्या होगा, दूध में तुमको लंबवत दिशा में देखने पर कैसा रंग प्रदर्शित होगा, जैसे नीला रंग, और इधर की तरफ लंबवत दिशा में देखने पर, मतलब इसी में लिख देते हैं, लंबवत दिशा में प्रकाश के लंबवत, प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर बिलियन अंधेरा, किंतु कोलाइड प्रकाशित नजर आता है, नजर आता है। ये जब दिशा में देखेंगे दोनों में तुमको प्रकाशित तो दिखाई देगा, लेकिन लंबवत दिशा में वह नहीं दिखाई देगा। लंबवत दिशा में उसमें जब दूध में बताया तो नीला दिखाई पड़ेगा। तीसरा नंबर है तुमको, इसके बाद जो तुम्हारा होगा तीसरा नंबर तुमको कह सकते हो, इसका रंग कर सकते हैं। रंग जो है तुमको, जो कोलाइड का जो रंग होगा वह उसके परिक्रमित प्रकाश, जो उससे स्कैटर्ड लाइट होंगे, उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो लिख देते हैं कोलाइड कण का रंग, कोलाइड कण का रंग, कोलाइड का रंग परिक्रमित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, परिक्रमित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इसके अलावा कण के आकार भी रंग को कण के आकार रंग को बदल देते हैं। उदाहरण के लिए सोना छोटे आकार से बड़े आकार होने पर क्रमशः
लाल, पर्पल मतलब बैगनी टाइप का, लाल, पर्पल, नीला एवं सुनहरा रंग प्रदर्शित करता है। ये तुम्हारा हो गया, ये रंग हो गया तुम्हारा। तो रंग के बारे में क्या हो, जो परिकीर्णन, जो उस प्रकाश का जाहिर है कि जिस प्रकाश का परिकीर्णन होगा वो उसी के आधार पर वह तुमको उसका दिखेगा। और वह कण के आकार पर निर्भर करता है। कण का आकार जितना अधिक तुमको, जैसे कि यहाँ पर बढ़ते जा रहा है तुम्हारा, जैसे सोना के लिए उदाहरण है, पहले वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, फिर जैसे जैसे कण का आकार, जो सोना का जो क्लोराइड कण का आकार तुमको बढ़ते जाएगा तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा तुमको, वह तुम्हारा कलर जो है तुमको पर्पल होगा, पर्पल से फिर नीला हो जाएगा, नीला से फिर जो गोल्डन कलर हमको दिखता है वो बड़े आकार के कण होते हैं, इसलिए वह जिस रंग का दिखता है उसी रंग का दिखाई पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका रंग हो गया। चौथा तुम्हारा है ब्राउनियन गति। इसको रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहली बार अध्ययन किया है, इसलिए इसका नाम है ब्राउनियन गति। तो कोलाइड के कण तुम अगर देखा होगा, जैसे कि तुम धुआं वगैरह के कण को देखो, जहां से कि किसी वेंटिलेटर या खिड़की से बाहर निकलता है, तो उसमें देखोगे तुमको बहुत छोटा छोटा कण तुमको जो है धुआं का कण, जहां पर के देखते हो, जहां से कि जैसे गांव में घर में तुमको अगर खाना पकता है, जहां पर वहां जहां से धुआं निकलता है वहां पर कहीं छोटा सा छेद होगा, वहां से अगर प्रकाश आएगा तो तुम देखोगे वहां पर बिल्कुल का जो छोटा छोटा कण है तुमको धुआं का, उसमें बहुत से धूल कण, धुआं के जो कण होंगे वह इधर उधर चलते फिरते दिखाई देंगे। बिल्कुल सब देखोगे एकदम जैसे इधर से इधर एकदम सब बहुत सा कण है जो सब इधर उधर गतिशील रहता है। तो कोलाइड के कण इधर उधर क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं हमेशा। जिसको इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। कोलाइड के कण तुमको क्या रहते हैं, ये ब्राउनियन मोशन, मतलब इधर उधर क्या रहते हैं। कोलाइड के कण परिक्षेपण माध्यम में इधर उधर गतिशील रहते हैं। इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं, इसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इसे ब्राउनियन गति कहते हैं, इसको ब्राउनियन गति कहते हैं। ये तुमको कोलाइड कण इसकी इधर उधर गति रहते हैं, जिसको हम लोग कौन से कहेंगे, ब्राउनियन गति कहते हैं कोलाइड कण का। तो ब्राउनियन गति के कारण क्या होगा, कोलाइड के कण इधर उधर गतिशील रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया तुमको, हमेशा क्या होते हैं, इधर उधर गतिशील रहते हैं, मतलब कि कभी स्थिर नहीं रहेगा और एक दूसरे से दूरी बनाए रहता होगा। अगर उसको गौर करोगे, जहां से धुआं निकलेगा तुम इस बात को नोट कर सकते हो। उसके बाद है पांचवा तुमको है, इसका तुमको कह सकते हो आवेश। ये जो कोलाइड का तुमको एक जो मुख्य है, कोलाइड जो तुमको है, आवेश जो होता है कोलाइड में तुमको आवेश है। कोलाइड के कण जो होते हैं तुमको, उसमें तुमको कोलाइड के कण एक दूसरे से, मैंने कहा अभी, एक दूसरे से बिल्कुल दूरी बनाए हुए रखेगा। तो इसको मिटा देते हैं, आवेश ऊपर से ही लिखते हैं। तो गुणधर्म का चौथा नंबर पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम लोग अब, जो कि आवेश है। तो तुम्हारी किताब में 7 पॉइंट दिए हुए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अनुसंख्यक गुण जो होता है कोलाइड का, वह तुमको विलयन की तुलना में कम होता है, क्योंकि कणों की संख्या समान साधन में कोलाइड में कम होती है और विलयन में ज्यादा होती है। दूसरा हमने कहा कि प्रकाश का किंडल प्रभाव क्या हुआ तुमको, कि प्रकाश जो है तुमको, विलयन के कण जो होते हैं वह प्रकाश को परिकीर्णन नहीं करते, जबकि कोलाइड के कण क्या करते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। और इसलिए इसको कहते हैं, इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं, जिससे कि तुमको लंबवत दिशा में भी वह दिखाई पड़ता है और लंबवत दिशा में भी वह तुमको रंगीन दिखाई पड़ेगा। दूसरा है, तीसरा था तुमको, इसके बाद तीसरा नंबर था तुमको, जो तुम्हारा था अभी जो हमने लिखा तुमको, उसका रंग था कि कण का जो तुमको जो प्राकृतिक जो होगा उसी के रंग के आधार पर उसका रंग प्रदर्शित होता है, टर्नलेट के आधार पर, और वह तुमको कण के आकार पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। चौथा नंबर हम लोगों ने पढ़ा अभी तक ब्राउनियन गति, कि जो कोलाइड के कण होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, एक मैंने कोलाइड परिक्षेपण माध्यम में हमेशा इधर उधर गतिशील रहते हैं, इधर रेंडम मोशन करते हैं। पांचवा हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आवेश।
चार्ज। तो कोलाइड के कण आवेशित होते हैं, और यही आवेशित होते हैं। मैं कभी भी इसमें कोलाइड के कण न्यूट्रल नहीं होते, या तो धन आवेश होगा उस पर, दो तरह के कोलाइड होंगे, धन आवेश भी हो सकता है उस पर और ऋण आवेश भी। तो कोलाइड के कण आवेशित होते हैं। कोलाइड कण आवेश की प्रकृति के आधार पर, कोलाइड धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। और जहां तक कि धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइड का नाम अगर लिखना चाहोगे, तो धनात्मक कोलाइड का कुछ उदाहरण है, जैसे कि तुमको धनात्मक कोलाइड कौन कौन होते हैं, तो धनात्मक कोलाइड में अगर लिखें, धनात्मक पॉजिटिव कोलाइड, धनात्मक कोलाइड में तुमको आ जाएगा, जैसे कि कुछ नाम हैं धनात्मक कोलाइड के नाम, जैसे कि तुमको Fe2O3 .XH2O, Al2O3 .XH2O, CrO3 .XH2O, मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन नीला, इसको कहते हैं मिथिलीन ब्लू, ये क्षारीय जो रंजक होते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन, तुम्हारा जो है हीमोग्लोबिन और TiO2, ये सब तुम्हारा इत्यादि, ये धनात्मक कोलाइड के उदाहरण हो गए। अब कुछ ऋणात्मक कोलाइड का देखें उदाहरण, ऋणात्मक कोलाइड का देखते हैं। ऋणात्मक कोलाइड का कुछ उदाहरण लेते हैं। ऋणात्मक कोलाइड जो कि कौन कौन मिलते हैं। ऋणात्मक कोलाइड में तुमको आ गए, जैसे कि तुमको धातु है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एवं इसके सल्फाइड, AS2S3 सल्फाइड में से है AS2S3, Sb2S3, कॉमन हो गया तुमको अम्लीय रंजक में, तुमको कह सकते हो इयोसीन, कार्बोरेट, तुमको है स्टार्च, गोंद तुमको हो गया। और तुम कह सकते हो मिट्टी जो होता है मृदिका तुमको कह सकते हो। अब तुम्हारा इत्यादि कह सकते हो, ये सब किसके उदाहरण हो गए, ये तुमको ऋणात्मक कोलाइड के उदाहरण हो गए। तो ये तुम्हारा धनात्मक कण के और कण जो तुमको होता है आवेशित होता है, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाए रहता है। तुमको जैसे अभी बताया, जैसे कण का उसका मूवमेंट देखे होगे, तो तुम देखोगे कभी अगर धुआं का कण वगैरह देखे होगे, सब एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाए, क्योंकि एक दूसरे से रिपेल करता है, विकर्षित करता है, तो एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाया रहता है। और ये हमेशा क्या रहेगा, आवेश उसमें रहना आवश्यक है। तो कण जो हो गए तुमको, अगर जो हमको देखेंगे आवेश जो होता है, उसका आवेश कैसे आते हैं, जैसे कि यदि जब AgNO3 को KI में डाला जाता है, तो AgI तो प्राप्त होता है जो KI से I माइनस अधिशोषित कर ऋणात्मक कोलाइड का निर्माण करता है। अधिशोषित कर ऋणात्मक कोलाइड AgI
ऑब्लिक आई माइनस का निर्माण करता है, मतलब ऋणात्मक क्लोराइड का निर्माण करेगा। और आई माइनस जो तुमको ये ऋणात्मक क्लोराइड बनाएगा, तो ये जो देखिए ये जनरली क्या था, आई है तो आई माइनस को ही अवशोषित, जो समान आयन था उसी को अवशोषित करेगा, के प्लस को नहीं करेगा। तो ये आई माइनस को अवशोषित करेगा। और ये जो आई माइनस है इसके ऊपर में यह कोलाइड आई ऑब्लिक आई माइनस दूसरी परत के रूप में के प्लस को आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बनाता है। हेल्महोल्ट्ज द्वितीय परत का निर्माण करता है, जो इन परतों के बीच उत्पन्न विभवांतर जेटा विभव कहलाता है, जो कोलाइड को अस्थायित्व देता है, जैसे देखो इसको समझा देते हैं। जैसे कि मानते हैं AgI है, AgI क्या किया, AgI ये I माइनस है ये लेयर, और यहाँ पर तुमको डबल लेयर दूसरा लेयर में ये K प्लस को अवशोषित किया है। तो ये तुमको इधर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, अगर विद्युत क्षेत्र यहाँ तो प्लस से माइनस के हो गया। तो ये जो तुम्हारा है दूसरा जो कोलाइड कण है जिसमें कि माइनस रहेगा AgI, ये ऋण आवेश पर किधर बल रहेगा, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इधर तरफ गया विद्युत क्षेत्र E हो गया, और इधर तो धनात्मक विभव का हो गया, ये ऋणात्मक विभव का हो गया, ये तो इधर की तरफ एक विभव उत्पन्न हो गया। तो इससे क्या होगा, अब जो दूसरा तुमको जो कोलाइड का कण होगा, दूसरा जो कोलाइड जो AgI ऑब्लिक I माइनस होगा, इसको यह इधर की ओर बल लगाएगा, इसमें ऋणात्मक, इसमें ऋण आवेश है तो धन आवेश को इधर की ओर आकर्षित करेगा, धन ऋण इस पर लगने वाला बल इधर हो गया, विद्युत बल इधर लगेगा, विद्युत बल इधर की ओर लगेगा, क्योंकि ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आवेश। इस प्रकार से अब जो है तुमको और ज्यादा इस पर जमा नहीं हो पाएगा, और अगर सब एक दूसरे से सट जाएगा तो ये बहुत भारी हो जाएगा और नीचे पेंजी में बैठ जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। तो ये क्या किया, फिर से इसको देखो, AgI क्या किसको अधिशोषित किया, पहले AgI ने I माइनस को किया, ऋणात्मक क्लोराइड बन गया, और I माइनस जब होगा उसके ऊपर लेयर पर वो K प्लस को एक डिफ्यूज लेयर के रूप में उसको थोड़ा सा आकर्षित करेगा, जिससे कि दोनों के बीच में ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसको K प्लस और I माइनस जो दो लेयर बना, इसी को हम लोग हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर या द्वितीय दो डबल लेयर दूसरा परत कहते हैं। और ये दोनों के बीच में जेटा पर विभव उत्पन्न हो गया, जो कि क्या करता है, इसको अस्थायी अन्य को ये सटने नहीं देगा, इस प्रकार से उसका अस्थायित्व क्या रखेगा, ये बनाए रखता है। और आवेश का पूरा आवेश अगर तुमको इस तरह से खत्म हो गया, तो ये तुम्हारा दूसरा, अगर इसी का दूसरा उदाहरण देते धनात्मक क्लोराइड से AgI, अगर यदि इस प्रक्रिया को उलट देती, KI को जब AgNO3 में डाला जाता है, KI को जब AgNO3 में डाला जाता है तो धनात्मक क्लोराइड AgI ऑब्लिक Ag प्लस प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया अगर उलट दें, जैसे एक बार क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर जैसे AgNO3 यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपका AgNO3 रखा हुआ है, और इसमें धीरे धीरे KI डाल दें तो बनेगा तो AgI का प्रेसिपिटेट। लेकिन यह जो कि Ag प्लस जो आयन है, जो कि एक कॉमन आयन है AgI और AgNO3 में, तो Ag प्लस को अवशोषित करके क्या बनाएगा, धनात्मक क्लोराइड बनाएगा। तो अब इसके ऊपर कौन फिर जमा होगा तुमको, जब Ag तुम्हारा है तो इसके ऊपर में NO3 माइनस नाइट्रेट वाला जमा होगा, और वो क्या करेगा, उसके प्लस वाला बना तो प्लस वाला नाइट्रेट आयन को क्या करेगा, ये नाइट्रेट में AgI और ऑब्लिक Ag प्लस बना, धनात्मक क्लोराइड बना, इसमें डबल लेयर में कौन आ जाएगा तुम्हारा NO3 माइनस। इस स्थिति में क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा,
इसमें विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा। तो ये तुम्हारा जो दूसरा जो धनात्मक कोलाइड उस पर बल इधर ही लग जाएगा। ये दूसरा AgI ऑब्लिक Ag+, इस पर किधर बल लग जाएगा, इधर लग जाएगा विद्युत बल, ये फिर से ले देगा, जेटा भी हो यहाँ पे आवंटित हुआ तो ये तुमको इधर की तरफ इसमें बल लगाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा, ये तुमको आवेश तुमको रहा इस कोलाइड पर रहेगा और साथ साथ तुमको ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से सटने जो कि इसको अस्थायित्व प्रदान करता है। तो एक बात तो तय हो गया कि आवेश जो रहता है कोलाइड में क्या उत्पन्न करता है, एक उसको अस्थायित्व प्रदान करता है। तो आवेश की काफी अहम भूमिका होती है। अगर आवेश तुमको कोलाइड में समाप्त हो जाए तो वो एक दूसरे से जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या कहते हैं, अस्कंदित हो जाएगा। तो जिसको हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। तो तुम्हारा है जैसे कि आप इसी मतलब ये अब है, एक है तुमको और है जो छोटा शब्द है इसमें 6 नंबर, विद्युत कण संचरण, जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा आवेश हो गया। अब है विद्युत कण संचरण। तो विद्युत कण संचरण मतलब ये हो गया कि जब कोलाइड में आवेश होता है, कोलाइड कण में जो है, कोलाइड जब में आवेश नहीं जाएगा तो कोलाइड अस्थायी ही नहीं रहेगा। तो कोलाइड में जब आवेश है तो उसको क्या कर सकते हैं, विद्युत कण संचरण के मतलब कि अगर तुमको कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करें, इलेक्ट्रोड दें वहां पर, तो वह क्या हो जाएगा, एक मतलब कि अगर धनात्मक है तो वह तुमको कैथोड की तरफ, और अगर ऋणात्मक कोलाइड है तो वो एनोड पर आकर्षित हो जाएगा। विद्युत कण संचरण। कोलाइड पर आवेश होते हैं, कोलाइड पर आवेश होते हैं, आवेश होते हैं जिससे यह विद्युत इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ऋणात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड एनोड की तरफ, एनोड की ओर, तथा धनात्मक कोलाइड कैथोड की ओर, कैथोड की ओर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। इसे हम लोग विद्युत कण संचरण कहेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तुमको अगला जो टॉपिक है तुम्हारा, अगला जो इसमें गुण कहेंगे दैट इज अस्कंदन या अवक्षेपण। अस्कंदन या अवक्षेपण, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण। तो जब कोई तुमको कण है, जब तुमको कोलाइड के कण है, कोलाइड के कण पर जब तक आवेश रहता है तो उसे जेटा विभव वो क्या करता है, उसको अस्थायित्व प्रदान करता है। तो कोलाइड के कण जैसे हैं, तुमको कोलाइड के कण आवेश के कारण द्रव विरागी हो या द्रवरागी हो, आवेश के कारण अस्थायी होते हैं। कोलाइड के कण आवेश के कारण अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। द्रवरागी कोलाइड, द्रवरागी कोलाइड, कोलाइड, द्रवरागी कोलाइड प्रक्षेपण माध्यम के साथ आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, आकर्षण बल से भी जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जो अस्थायित्व, जो इसे अस्थायित्व देता है, अस्थायित्व देता है। इसे अवक्षेपित करने के, इसे अवक्षेपित करने के
निम्नलिखित तरीके हैं, निम्नलिखित तरीके हैं। तो इसमें 4 तरीका तुमको है जिससे कि हम लोग जब रागी सोल को क्या करता स्पंदित कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर, ए नंबर कर सकते हैं इसको। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर तुमको जैसे कि आवेश है तुमको, तो पहला जो तुमको अगर स्पंदित या अवच्छेदित करना है तो जाहिर है कि उसके आवेश को हम लोग को क्या करना होगा, तुमको हटाना है। तो जैसे तुमको एक तो है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोड आरोपित कर रहे हैं तो वह इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाएगा और कोलाइड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वैद्युत कण संचरण, विद्युत कण संचरण के द्वारा इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें जब इलेक्ट्रोड तुमको इलेक्ट्रोड जब विद्युत में क्या किया, इसमें कैथोड एनोड जब हम लोग इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो वह कहाँ होगा, तुमको एक कैथोड या एनोड पर क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो अवच्छेदित हो जाएगा या स्पंदित हो जाएगा। दूसरा कह सकते हैं इसको विपरीत सोल को, विपरीत आवेश वाले सोल को मिलाकर, दोनों अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आवेश वाला सोल को मिला दें तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश वाला सोल क्या कर देगा, एक दूसरे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएगा, जिससे कि मैंने प्लस वाला के आगे इसके सामने माइनस वाला जमा हो जाएगा और इस प्रकार से दोनों का अब दोनों क्या हो जाएगा, अवच्छेदित हो जाएगा, दोनों एक दूसरे साथ इतना भारी हो जाएगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये विपरीत आवेश का सोल को मिक्स करके। तीसरा है अगर मतलब कि उबाल कर उबालने पर, या ऐसा लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, उबालने पर बार बार के टक्कर से कोलाइड का आवेश समाप्त हो जाता है, कोलाइड का आवेश समाप्त हो जाता है तथा वह स्कंदित हो जाता है, मतलब तथा वो जमा हो जाए, नीचे पेनिंग चला जाएगा वो। चौथा नंबर तुमको है, जो कि चौथा नंबर है तुमको ABCD कह सकते हैं इसको। तीसरा मतलब ABC हो गया, AB और ये C होगा तुम्हारा ये। अब है तुमको D नंबर, वैद्युत अपघट्य को मिलाने पर वह कोलाइड को अवच्छेदित कर देता है। तो ये तुमको वैसे कि इसमें है, तुमको इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य का जो आवेश होता है, वैद्युत अपघट्य का अधिक आवेश होगा तो वह जल्दी क्या कर देगा, अवच्छेदित करेगा। इसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए जुड़ा हुआ है हार्डी-सुलजे नियम कहते हैं हम लोग, हार्डी-सुलजे का नियम। अधिक आवेश वाले आयन की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। अगर मान लेते हैं कि तुमको जाहिर विपरीत आवेश वाला को स्कंदित करेगा, जैसे कि अगर धन आवेश में देखें तो Al3+ का ज्यादा होगा Ba2+ से। इसमें 2 ही आवेश है, इसमें 3 आवेश है, इसमें 1 आवेश है। किस कोलाइड को ये आयन करेगा, ये ऋणात्मक सोल का स्कंदन में काम आएगा, ऋणात्मक सोल के स्कंदन में ये काम आएगा। स्कंदन में ऋणात्मक से धनात्मक आएगा, और अगर धनात्मक सोल के स्कंदन के लिए देंगे तो FeCN6 है। जैसे इस पे अगर 4 निगेटिव चार्ज है तो ये ज्यादा बेहतर काम करेगा। इसमें PO4 फॉस्फेट में 3 है, सल्फेट में 2 होता है और क्लोराइड में 1 होता है। तो ये किसके काम आएगा, धनात्मक सोल के स्कंदन में, धनात्मक सोल के स्कंदन में। और जितना भी वैद्युत अपघट्य की वह मात्रा जो कि तुमको किसी वैद्युत अपघट्य की वह सांद्रण जो मिलीमोल प्रति लीटर में हो, जिसको कि किसी सोल को 2 घंटे में स्कंदित कर दे, वह उसकी स्कंदन क्षमता कहलाती है, कोग्निटिव कैपेसिटी। तो
स्कंदन क्षमता जैसे देते हैं, स्कंदन मान भी कहते हैं, कॉग्निटिव वैल्यू। वैद्युत अपघट्टिकी, वैद्युत अपघट्टिका, वैद्युत अपघट्टिका मिलीमोल में सांद्र, मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रण जो सोल को 2 घंटा में स्कंदित कर देता है, स्कंदित कर देता है, स्कंदन मान कहलाता है, स्कंदन मान कहलाता है, उस वैद्युत अपघट्ट का स्कंदन मान कहलाता है। ये तुम्हारा हो गया स्कंदन मान कहलाता है, ये तुम्हारा हो गया इसका स्कंदन मान हो गया। और जाहिर है कि जो हम लोग ब्लड जो कि हम लोग का रहता है, ब्लड को भी जैसे कि हम लोग बाहर निकलता है, ब्लड जैसे कट गया कहीं से तो बाहर निकलने लगता है, तो उसमें भी हम लोग को स्कंदन ही करना पड़ता है। ब्लड को जो जमाते हैं हम लोग, जिससे ब्लड का थक्का अगर नहीं जमेगा तो ब्लड मतलब स्कंदित नहीं होगा, वहां पर कोगुलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा तुमको वहां पर भी तुमको स्कंदन तो बढ़ते रह जाएगा, जिसके लिए तुमको विटामिन के वगैरह तुमको रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड में अगर तुम्हारा नहीं है उसका तो वह क्या हो जाती है, स्कंदित नहीं होगा। जैसे ब्लड कट गया तो ब्लड देखोगे तुमको हार्ड वहां पर हो जाता है, वो भी स्कंदन का ही कारण है। ब्लड को स्कंदन करके ही उसको बहने से हम लोग रोकते हैं। ये तुम्हारा था, तुमको 7 जो तुम्हारा था दिया हुआ गुण, उसकी चर्चा की गई इसमें। उसके बाद है तुमको कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं इसमें, जैसे कि तुमको है द्रव का कोलाइड का रक्षण करके, तो किस प्रकार से एक कोलाइड को द्रव विरागी कोलाइड किस प्रकार से द्रव रागी कोलाइड का, द्रव रागी कोलाइड किस प्रकार से द्रव विरागी कोलाइड का रक्षण करते हैं। उसके बाद पायस है तुमको, जो इसको हम लोग इमल्सन भी कहते हैं, ये पढ़ना है इस टॉपिक में। हमारे चारों ओर कौन कौन कोलाइड पाए जाते हैं उसका है, और कोलाइड के अनुप्रयोग भी है। तो इस वीडियो में तुमको इतना ही है, इतना ही रहने देते हैं। और तुमको जो भी कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो राइफल ऐप के माध्यम से तुम हमको संपर्क कर सकते हो, जैसे प्ले स्टोर पर जो उपलब्ध है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।